सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे विद्युत धारिता की, यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। जब हमने यह चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि आप ये मान सकते हैं कि ये चैप्टर दो भागों में बटा हुआ है। पहला जिसमें हम विभव के बारे में पढ़ते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, और सेकंड जिसमें हम बात करते हैं धारिता की, जो कि हम करने वाले हैं। तो आगे ही चैप्टर में हम धारिता पढ़ेंगे, आगे ही चैप्टर में हमारा हमसफर होगा धारिता। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, क्या होता है विद्युत धारिता। आइए मेरे साथ चलिए। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को समझना है तो जरा अपने आसपास होने वाली एक दो घटनाओं पे नजर डालते हैं। जब भी आप किसी बर्तन में द्रव डालते हैं, द्रव यानी कि पानी, देखो द्रव यानी पानी नहीं, पानी द्रव है, लेकिन द्रव और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप वो सब चीजें भी डाल सकते हैं। तो बर्तन है, और बिल्कुल भी आप डायग्राम पे ध्यान ना दीजिएगा क्योंकि मैं कोई चित्रकार नहीं हूं। हाँ, भावनाओं को समझिए कि जब भी आप किसी बर्तन में द्रव डालते हैं, पानी डालते हैं, तो क्या होता है बच्चे? तो द्रव का तल बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ती है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। क्या होगा? जब भी किसी बर्तन में आप द्रव डालते हैं तो क्या बढ़ता है? द्रव का तल बढ़ता है। बिल्कुल सही। जब भी किसी चालक को आप ऊष्मा देते हैं, जब भी किसी चालक को आप ऊष्मा देते हैं तो क्या होगा? उस चालक का तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब भी किसी चालक को आप ऊष्मा देंगे, हीट सप्लाई करेंगे, तो उस चालक का तापमान बढ़ेगा। और अब याद करिए इस चैप्टर का पहला लेक्चर जहां पर हमने विभव को परिभाषित किया है, और हमने विभव के बारे में एक बात कही है कि जो काम ऊंचाई यानी कि हाइट, जो काम ऊंचाई हाइड्रोस्टैटिक में करता है, जो काम तापमान थर्मोडायनामिक या थर्मोमेट्री में करता है, वही काम विभव यानी कि पोटेंशियल, वही काम विभव या पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक में करता है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि जब हम द्रव डाल रहे हैं तो ऊंचाई बढ़ रही है, जब हम ऊष्मा दे रहे हैं तो तापमान बढ़ रहा है। तो जब हम किसी चालक को, यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होगी, जब हम किसी चालक को, ये मान लीजिए चालक है, जब हम किसी चालक को आवेश देंगे तो क्या होना चाहिए? जब हम किसी चालक को आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ना चाहिए, और बिल्कुल बढ़ता है। यार जब आप द्रव डाल रहे हो तो ऊंचाई बढ़ रही है, जब आप ऊष्मा दे रहे हो तो तापमान बढ़ रहा है, और विभव भी तो उन दोनों के संगत ही है ना। विभव को हम लोग स्टील मेथड में यूज करते हैं। तो जब आप किसी चालक को आवेश देंगे तो विभव में वृद्धि होती है। क्यों होती है? हमारे पास इसका भी जवाब है, हम इसको भी समझेंगे। लेकिन पहले आपको क्या याद रखना है, मैं इसको लिख रहा हूं और आप भी नोट करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड कि जब भी तेरी याद आती है, नहीं याद आनी नहीं चाहिए भाई। जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। ओके, क्या ये आपको याद रहेगा कि जब भी किसी चालक को आप आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है, यानी जब मैं आवेश बढ़ा रहा हूं तो विभव भी बढ़ रहा है। ऐसे संबंध को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? अनुक्रमानुपाती से या समानुपाती से। तो हम कह सकते हैं कि आवेश किसके समानुपाती है बच्चे? आवेश विभव के समानुपाती है। बहुत सही। जब एक चीज को बढ़ाने पर दूसरा चीज बढ़ रहा हो, इसका मतलब दोनों में कैसा संबंध है? समानुपाती वाला संबंध है। समानुपाती
यानी उसकी खुशी से उसको भी खुश हो रहा है। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो ये भी आगे बढ़ रहा है। तो जब आप आवेश बढ़ाएंगे तो विभव भी बढ़ेगा, जब आप आवेश देंगे तो विभव भी बढ़ेगा। और इस समानुपाती के चिन्ह को हटाइए, आप लगाते हैं एक नियतांक, जो मैं लगा दिया कैपिटल सी। और ये कैपिटल सी क्या है? जहां कैपिटल सी एक नियतांक है तो कांस्टेंट ही। कैपिटल सी एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। धारिता बोलिए या विद्युत धारिता बोलिए, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। तो क्या हो गया बच्चे, यहां पर देखिए, पहली बात तो ये कि जब भी किसी चालक को आप आवेश देंगे उसका विभव बढ़ेगा, यानी कि Q समानुपाती है V के, Q = C V हो जाएगा। इसको हटाएंगे ना आप, जब भी आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं आप एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पे मैंने कांस्टेंट कैपिटल C यूज किया है और उस C का एक नाम है जिसे कहते हैं चालक की धारिता, और इसे ही समझना है हमको, इसे ही हम लोग समझेंगे। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं, यदि मानना है मतलब चलो, यदि V = 1 वोल्ट, यदि V = 1 वोल्ट हो, इसका क्या मतलब है? देखिए V जो है विभव में वृद्धि है। जब आप आवेश दे रहे हैं, जब आपने Q आवेश दिया है तो उसका विभव V हो गया है, जब आपने Q आवेश दिया है तो उसका विभव V हो गया है। तो मान लो कि उसके विभव में वृद्धि कितनी हो, 1 वोल्ट की हो, किसी भी चालक की बात हो रही है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको दे रहे हैं? हम चालक की बात कर रहे हैं। आप चालक को मान लो कोई आवेश देते हो, आपको नहीं मालूम कितना दे रहे हो, हम किसी चालक को आवेश देते हैं और कितना आवेश दिया है कि उस चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ जाए, उस चालक के विभव में एकांक वृद्धि हो। तो अगर V 1 वोल्ट हो जाए तो Q क्या हो जाएगा बच्चे? Q = C बोलिए या फिर C = Q बोलिए। तो यहां से क्या दिख रहा है? यहां से ये दिख रहा है मेरे बच्चे कि C किसके इक्वल है? C तो Q है, C तो Q है। भौतिक अर्थ अलग अलग है। देखिए, हम किसी भी चीज को दो तरीकों से परिभाषित करते हैं। पहला, एक उसका आंकिक मान और सेकंड उसका भौतिक अर्थ। जैसे कि हम जब बल की बात करते हैं तो हम लिखते हैं बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है m × a। यानी कि जब आप किसी भी पिंड के, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को उसके त्वरण से इंटू करोगे, द्रव्यमान को त्वरण से गुणा करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बल क्या है। वहां पे बल की मात्रा बल की मात्रा यानी कि आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना बल लग रहा है। तो ये आंकिक मान मिलेगा इस फॉर्मूले से। तो ये कैसी परिभाषा है? ये बल के आंकिक मान को बता रही है, लेकिन क्या उसका भौतिक अर्थ ये है? नहीं। आप जानते हो बल क्या है? बल तो बाह्य कारक है जो परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है। तो हम यहां पर अभी किसको परिभाषित करने वाले हैं? हम यहां पर अभी धारिता के आंकिक मान को, न्यूमेरिकल वैल्यू को परिभाषित कर रहे हैं कि वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है, उसका आंकिक मान किसके बराबर होता है। तो अगर V = 1 वोल्ट हो, यानी अगर मैं किसी चालक को इतना आवेश दे रहा हूं कि उसका विभव कितना बढ़ रहा है? उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ रहा है, तो ये जो आवेश की मात्रा है वही उसकी धारिता कहलाएगी। देखो ये देखो C = Q, C = Q है तब है जब ये कंडीशन पीछे लगा हुआ है। कंडीशन पीछे लगा है कि V = 1 वोल्ट है, अगर विभव में वृद्धि 1 वोल्ट है, यानी अगर मुझे किसी चालक, देखो अलग अलग चालक के लिए अलग अलग होगा, किसी का पेट जल्दी भर जाता है, किसी का पेट ज़्यादा खाने से भरता है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। तो वही तो है, वही तो धारिता के साथ भी है भाई। अभी जब आप भौतिक अर्थ समझोगे धारिता का तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आंकिक मान समझिए कि यदि किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाया जाए, या बढ़ाने के लिए किसी भी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना आवेश चाहिए होता है, जितने आवेश की मात्रा की आवश्यकता होती है, वही उस चालक की धारिता कहलाती है। मैं इसको लिख रहा हूं, लिखूंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अर्थात
किसी चालक की विद्युत धारिता, अर्थात किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश की वह मात्रा है, आवेश की वह मात्रा है जो उसके विभव को 1 वोल्ट यानी एकांक लिख देते हैं, जो उसके विभव को एकांक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो क्या है धारिता का आंकिक मान? किसी भी चालक का धारिता एक्चुअली में क्या दिखाता है? आवेश की उस मात्रा को बताता है जो उसके विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक है। किसी भी चालक की धारिता किसके बराबर होगी? किसी भी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उस चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ा देता है। ओके, तो क्या है, आप समझ गए हैं? ये आंकिक है ना, देखिए हम भौतिकल नहीं समझाए हैं, भौतिकल बहुत सिंपल है। ये आंकिक मान है कि धारिता का आंकिक मान किसके बराबर होता है? धारिता का आंकिक मान आवेश की उस मात्रा के बराबर है जो उस चालक के विभव को एकांक बढ़ा देता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है। यहां से देखिए Q = CV मिल गया है आपको। अगर मैं यहां से निकाल लूं बच्चे कि C = कितना होगा, तो C = Q/V भी तो मिल जाएगा, मिलेगा ना? C = Q/V मिल जाएगा। यानी कि विद्युत धारिता को आप ऐसे भी परिभाषित करिए। विद्युत धारिता कैसे हो जाएगा बच्चा? विद्युत धारिता = हो जाएगा, यह है विभव में वृद्धि, ये विभव नहीं है, ये विभव में वृद्धि है, विभव में वृद्धि, और ये क्या है? आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा। ओके, तो अब इसको इस फॉर्मूले से भी आप परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? किसी चालक, देखो सब चीजें आपकी क्लियर होंगी, कोई भी चीज यहां पे छूटेगा नहीं, कोई भी चीज मैं यहां पर छोड़ता नहीं हूं, सारी चीजें A to Z आपको पढ़ाई जाती हैं। किसी चालक की विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। ऐसा भी तो परिभाषित किया जा सकता है कि किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। और अब चलिए आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 2 सवाल पूछता हूं। चलो मान लेते हैं, देखो फॉर्मूला है C = Q/V। फॉर्मूला क्या है बच्चे? देख लो, फॉर्मूला है C = Q/V। अब मान लो मैं आवेश को डबल कर देता हूं। अगर 2 क्वेश्चन है यहां पर, पहला सेकंड, अगर मैं किसी चालक पर आवेश की मात्रा को डबल कर देता हूं तो क्या होगा? तो उसकी धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? और सेकंड, अगर मैं उसके विभव को आधा कर देता हूं, चलो मैं आवेश की बात करता हूं, चलो मैं आवेश को आधा कर देता हूं, तो उसके धारिता में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये सवाल क्लियर है आपको? सवाल क्लियर है क्या? पहला सवाल क्या है कि अगर किसी चालक के आवेश को दुगुना कर दिया जाए, अगर मान लो मेरे पास ये कुछ आवेश को आप चॉकलेट से समझ लो, पहले मेरे पास 10 चॉकलेट्स था
और अब मेरे को मान लो 20 चॉकलेट्स कर दिया गया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा मेरी धारिता पे? एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। वैसे ही अगर किसी चालक पे पहले Q आवेश था, अगर मान लीजिए आवेश को डबल कर दिया गया तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्या है, अगर किसी चालक पर जो आवेश पहले Q था, अगर उस आवेश को आधा कर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका जवाब मैं वेट कर रहा हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, पहले आप कमेंट करिए, ईमानदार बनिए। ओके, ऑनेस्टी इज द बेस्ट है, कुछ ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ऐसा कुछ एक इंग्लिश में कोटेशन है। ठीक है, तो ईमानदार बनिए अपने प्रति। देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि, देखिएगा आपको क्या लग रहा है, मैं बता रहा हूं, मैं मालूम आपको क्या लग रहा है। आपको तो ये लग रहा होगा कि C इक्वल टू Q अपॉन V है, तो जब मैं इसको 2Q कर दूंगा, C इक्वल टू 2Q अपॉन V हो जाएगा। तो मान लीजिए C डैश हो गया, ये Q अपॉन V C है, Q अपॉन V C है। यानी कि जब मैं आवेश को दुगुना करूंगा तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा? धारिता भी दोगुना हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, और सेकंड वाले में आपको क्या लग रहा होगा कि जब हम लोग आवेश को हाफ कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये C डैश हो जाएगा, C डैश इक्वल टू 1/2C हो जाएगा। यानी कि आवेश को डबल करने पे धारिता डबल हो जाएगा और आवेश को हाफ करने पर धारिता हाफ हो जाएगा। ये आपका जवाब है, मुझे मालूम है। समझ है ना आप? मैं सही पकड़ रहा हूं ना? आपका जवाब यही है ना? बिल्कुल गलत है, आपका जवाब बिल्कुल गलत है बच्चे, दोनों ही जवाब बिल्कुल गलत है। क्यों? अरे यार, आपको पीछे बताया गया है कि Q समानुपाती है V के, Q समानुपाती है V के। जरा ध्यान दीजिएगा, आपको 2-3 चीजें यहां पर डाउट हैं जो क्लियर हो जाएंगी, जो किताबें पढ़ने पर आपको क्लियर नहीं होती हैं। आप परिभाषा रट के आगे बढ़ जाते हैं, आपके मन में सवाल आते हैं लेकिन आप उन्हें दबा देते हैं। देखिए यार, जिज्ञासा बहुत अच्छी चीज है, वही आपको ज्ञान तक लेके जाता है। मेन जो है, आप उसे दबाइए मत। आपके मन में अगर सवाल उठा है तो सवाल का आंसर लेके ही आपको दम लेना चाहिए। तो अब मैं तो ये बोल रहा हूं कि यार, ये जो बोल रहे हो कि आवेश को डबल करने पे धारिता डबल हो जाएगा, गलत बात है। आवेश को हाफ करने पे धारिता हाफ हो जाएगा, गलत बात है। बात ये है बच्चा, पहला लाइन पे ध्यान दीजिए ना आप, Q समानुपाती V है, Q समानुपाती V है। तो अगर मैं आवेश को डबल करूंगा, अगर मैं आवेश को डबल करूंगा तो विभव भी डबल हो जाएगा। क्या समझे? अगर मैं आवेश को डबल करूंगा तो विभव भी क्या हो जाएगा? विभव भी डबल हो जाएगा। और इन दोनों का अनुपात 2Q अपॉन 2V भी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Q/V ही मिलेगा। और अगर मैं आवेश को हाफ करूंगा तो विभव भी हाफ हो जाएगा, तब भी आपकी धारिता उतनी ही रहेगी, उतनी ही रहेगी। ऐसा क्यों? अरे यार, किसी भी चालक की धारिता फिक्स है। जैसे कि देखो, आप क्लास 10th में प्रतिरोध पढ़कर आए हो कि नहीं बच्चे? क्लास 10th में आप प्रतिरोध पढ़कर आए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध पढ़कर आए हैं, क्या होता है प्रतिरोध? R इक्वल टू V अपॉन I होता है, R इक्वल टू V अपॉन I होता है। तो क्या V को डबल करने पे या I को हाफ करने पे या V को ज्यादा या कम करने पर R में परिवर्तन होता है क्या? होता है क्या? अरे झूठ नहीं बोलना, नहीं होता ना। अगर V और I में आप परिवर्तन करेंगे, R में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो निश्चित है। ये तो किसी चालक का अपना एक गुण है कि भाई वो कितना ज्यादा प्रतिरोध लगाता है, कितना कम प्रतिरोध लगाता है। यहां भी तो फॉर्मूला वही है ना। क्या फॉर्मूला है? V समानुपाती I होता है, PV इक्वल टू RI लिखते हैं, फिर यहां से R इक्वल टू V अपॉन I आता है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, R इक्वल टू रो L/A। R निर्भर किस पे करता है? R V और I पे निर्भर नहीं करता मेरे बच्चे, R V और I पे निर्भर नहीं करता। R निर्भर करता है उस चालक की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, लेंथ पे निर्भर करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पे निर्भर करता है। ये आपने पढ़ा है। अगर ज्यादा लंबाई का चालक है, अगर चालक की लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। तो प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है? प्रतिरोध निर्भर करता है जो भी चालक है, जो भी कंडक्टर है, कंडक्टर यानी कि चालक, उसकी विमाओं पे निर्भर करता है।
विमाओं पे निर्भर करता है, विमाओं पर निर्भर करता है, ना कि वी और आई पर निर्भर करता है। वैसे ही C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ना तो ये क्यू पे निर्भर करता है ना ये वी पे निर्भर करता है। ये जो किसी भी चालक की धारिता फिक्स होती है बच्चा, किस पे निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा चालक, जो भी चालक है उसके विमाओं पे निर्भर करेगा, विमाओं पे निर्भर करता है, आसपास के माध्यम पे निर्भर करता है, माध्यम पर। सही है? अभी भी कोई समस्या है आपको, कोई दिक्कत यहां पर? C इज इक्वल टू क्यू अपन वी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि C समानुपाती Q हो गया और C व्युत्क्रमानुपाती V हो गया, ऐसा नहीं है। किस पे निर्भर करता है धारिता? किसी भी चालक की धारिता उस चालक का गुण है भाई। अभी मैं आपको इसका भौतिक अर्थ बताया नहीं हूं, अभी तक मैंने बस उसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करी है कि आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव को एकांक से बढ़ा देता है। C इज इक्वल टू, हम समझेंगे आगे इसके भौतिक अर्थ को भी समझेंगे। वैसे नाम से क्लियर है कि क्या है धारिता का मतलब, फिर भी थोड़ा सा ट्विस्ट रहने दो, एक क्या बोलना चाहिए, एक सस्पेंस रहने दो। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो C ना तो Q के समानुपाती है, C ना तो V के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन हो सकता है C जो है हो सकता है V के व्युत्क्रमानुपाती हो, या हो सकता है C Q के समानुपाती हो, ऐसा हो सकता है और ऐसा हम करेंगे भी। आगे आने वाला हमारा टॉपिक है संधारित्र कैपेसिटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं कैपेसिटर क्या होता है, आम बोल चाल की भाषा में आप उसे कंडेंसर कहते हैं। पंखे में लगा होता है ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप का, ठीक है, कूलर में भी लगा होता है, तो आपने उसको देखा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक संधारित्र है, तो वहां पर हम देखेंगे कि यार हमको कुछ गोटी करना है, वहां पे हम गोटी करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी का सीन क्या है कि जो कैपेसिटी है यानी कि जो धारिता है वो ना तो क्यू पर निर्भर कर रही है ना तो वी पे निर्भर कर रही है, वो किस पर निर्भर करता है? विमाओं पर निर्भर करता है। चालक बड़ा है कि चालक छोटा है उस पर निर्भर करता है, और चालक के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। सही है ये? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है बच्चों, कोई डाउट नहीं ना? पीछे से देख लो, पीछे देख लो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां से स्टार्ट करते हैं फिर से। जिसको एक बारी में समझ आ गया है वो वीडियो फॉरवर्ड करके आगे बढ़िए, जिसको एक बारी में समझ में नहीं आया है, जो दुविधा में फंस गया है, वो रुकिए, यहां पर मेरे साथ रुकिए। देखो ये तो क्लियर है ना कि जब भी किसी चालक को आप आवेश देंगे उसका विभव बढ़ेगा, तो आप ऐसा लिखेंगे, क्यू समानुपाती वी लिखेंगे, इसको हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, ये रूल है भाई, ये परंपरा चली आ रही है। C एक नियतांक है तो कांस्टेंट ही, और इस कांस्टेंट का नाम क्या दिया है? धारिता नाम दिया है। और इसको कैसे परिभाषित कर रहे हैं, इसका आंकिक मान कैसे परिभाषित हो रहा है कि अगर V 1 वोल्ट हो, यानी कि अगर विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो किसी भी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना आवेश चाहिए होता है, किसी भी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना आवेश चाहिए होता है, आवेश की उसी मात्रा को वो चालक की धारिता कहते हैं। अब हो सकता है किसी चालक के 1 वोल्ट को बढ़ाने के लिए कम आवेश चाहिए होता हो, तो उसका विभव कम, उसकी धारिता कम होगी। हो सकता है किसी चालक के एकांक विभव को बढ़ाने के लिए ज्यादा आवेश की मात्रा चाहिए होती हो, तो उसकी धारिता ज्यादा होगी। सही है? किसी का पेट जल्दी भर जाता है, किसी का पेट ज्यादा में भरता है, वही है। और यहां पर आपने C इज इक्वल टू क्यू बाई वी ऐसे भी परिभाषित किया है। और यहां पर एक चीज इसके द्वारा मैंने आपको यह समझाई है कि जो धारिता है वो ना तो क्यू पे निर्भर करता है ना तो वी पे निर्भर करता है, ये चालक के विमाओं पे निर्भर करेगा कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, और माध्यम पे निर्भर करेगा। सही है? एक चीज जिसका वादा मैंने किया था कि सर आप अपने वादे से मुकर रहे हो, आप नहीं, मुकरूंगा नहीं यार। देखो वादा हम तोड़ते नहीं है दोस्त। मैंने आपको समझाया था कि ऐसा क्यों होगा, किसी भी चालक को आवेश देने पर उसका विभव में वृद्धि क्यों होगा, उसके विभव में वृद्धि क्यों होगी, जरा समझिएगा। किसी भी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि क्यों होगी। चलो मान लिया चालक है, ये चालक है, अभी कोई आवेश नहीं है। विभव परिभाषित कैसे है बच्चा? याद है विभव की परिभाषा? विभव परिभाषित कैसे होता है कि आप क्या करेंगे, आवेश को कहां से लेके आएंगे? देखो हम छोटे मोटे आदमी नहीं, हम बड़े आदमी हैं, डायरेक्ट अनंत पे जाते हैं। अनंत सोच वाला मनुष्य अनंत से लाता है, तो आपको कैसे परिभाषित करना है? जब हम आवेश को कहां से लेके आते हैं?
अनंत से लेकर आते हैं तो जितना कार्य करना पड़ता है, चलो आप Q को लेकर आओगे अनंत से यहां तक लेकर आओगे तो मान लो पूरे Q को लाने में W काम करना पड़ा, तो एकांक आवेश को लाने में जितना काम करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विभव से परिभाषित है। विभव से, यही है ना विभव की परिभाषा, यही है ना विभव की परिभाषा बच्चे। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, एकांक आवेश को अनंत से लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही विभव कहलाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि पहले ये चालक है, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो जब आप पहले आवेश को लेकर आएंगे आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा आप पीछे भी देख चुके हैं, हमने स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात की थी। जब आप पहले आवेश को लेकर आएंगे बच्चा तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, यहाँ पर आपको कोई अपोज करने वाला नहीं है, यहाँ पर आपके विरोध में कोई नहीं खड़ा है। लेकिन जब वहां से आप लाकर यहाँ पे कुछ आवेशों को रख देंगे तो अपना ये एक विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, अपना एक एरिया बनाएंगे, अपना एक इलाका बनाएंगे, और उसके बाद जब आप और आवेशों को लेकर आएंगे तो ये आपका विरोध करेंगे, आपको अपोज करेंगे, ओके, आपको रोकेंगे। देखो आप इधर आवेशों को लाना चाह रहे हो, देखिए आप आवेशों को ऐसे लेकर आना चाह रहे हो, और ये जो पहले से आवेश आप ला कर रख चुके हो, आपकी बिल्ली आप ही से मियाऊं, आप ही ने ला कर रखा है इन्हें, तो अब क्या कर रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, तो अब आप रुकोगे नहीं। इंसान की प्रवृत्ति है बच्चा, रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूं, रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं ये मेरी फितरत नहीं। आप भी हार नहीं मानोगे, बोले बेटा मटर लेके आऊंगा, तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, आप ज्यादा काम करोगे, लेकिन लेकर आओगे। फिर आप कुछ आवेश को लेकर आ गए, आवेश की मात्रा बढ़ गई, जब आवेश की मात्रा बढ़ गई विद्युत क्षेत्र और बढ़ गया, इनका पावर और बढ़ गया, इनकी क्षमता और बढ़ गई। अब और आप आवेशों को लेकर आना चाहेंगे तो ये और ज्यादा शक्ति से, बोलना चाहिए ज्यादा शक्ति से आपका विरोध करेंगे, ज्यादा शक्ति से आपको रोकने की कोशिश करेंगे, तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, और आपको जितना ज्यादा काम करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा विभव, क्योंकि विभव है क्या, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य है। तो अगर पहले आपको कोई काम नहीं करना पड़ा, स्टार्टिंग में आप लाए कोई काम नहीं करना पड़ा, कोई विभव भी नहीं, लेकिन जब यहाँ पे आवेश कुछ आ गए फिर ये आपको रोक रहे हैं, आपको काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आवेश आ गया, ये आपको ज़्यादा रोक रहे हैं, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उसका विभव उतना ही बढ़ता जाएगा। ओके, या किसी भी चीज़ को बनाने में आप जितना एफर्ट लगाएंगे, किसी भी चीज़ को बसाने में जितना एफर्ट लगाएंगे, आपको बताना उसकी अहमियत कितनी है। तो विभव का मतलब भी वही है ना, विभव का मतलब भी वही है कि आवेश को लेकर वहां तक आने में आपने कितना एफर्ट लगाया है, कितना मेहनत करी है, कितना काम किया है। तो पहले कोई काम नहीं करना पड़ता, और जैसे जैसे आप वहां पे आवेश लाते जाते हैं आपको ज़्यादा और ज़्यादा काम करना पड़ता है, यानी कि विभव क्या होता जाएगा, विभव बढ़ता जाएगा, विभव बढ़ता जाएगा। और किसी शायर ने कहा है कि इश्क भी तो चांद का मानिंद है, मानिंद मतलब उसके जैसा है, इश्क भी तो चांद का मानिंद है, और नहीं बढ़ने पाता तो घटने लगता है। समझाते हैं, देखो मैथमेटिकली समझाते हैं, ये सब समझना ज़्यादा जरूरी है यार। क्या होता है, देखो पहले आती है अमावस्या की रात, जिसे हम न्यू मून कहते हैं, न्यू मून अंग्रेजी में। उसके बाद आपको ऐसा चांद, फिर होता ऐसा चांद, डायग्राम में चाहिएगा आप, ठीक है, ये क्रेसेंट मून कहलाता है। फिर आपको क्वार्टर मून दिखेगा, तो मून का जो है फिर बढ़ता जाता है। फिर आती है पूर्णिमा की रात, चांद अपने पूरे रूप स्वरूप में होता है। उसके बाद क्या, उसके बाद तो नहीं बढ़ सकता, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चांद घटने लगता है। उसके बाद चांद क्या होगा बच्चा, उसके बाद चांद घटने लगता है। वैसा प्यार के साथ भी होता है, पहले स्टार्टिंग में प्यार बढ़ता है और एक टाइम पे पीक पे पहुंचता है, एकदम तन से मन से प्यार होता है। उसके बाद बस अब इसके बाद तो और नहीं बढ़ सकता, तो प्यार घटने लगता है। ये प्रकृति है यार, इसको लेकर आपको कभी निराश या कभी उदास नहीं होना है, ये प्रकृति का नियम है। पहले चीज़ें बढ़ती हैं फिर घटती हैं, जैसे चांद आपको रोज सिखा रहा है ये सब चीज़ें। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, कहाँ गया,
अरे ये पूरा से छाप हो गया, मतलब यहाँ पूरा पढ़ाया हुआ था, वो मुझे बैक करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब आ गया यार, ये यही तो आपका पीडीएफ नोट्स है ना, मुझे चिंता होती है। चिंता क्यों नहीं होगी यार, इतना मेहनत से बनाया था। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसको नहीं मिटाना है, यहाँ पे जो लिखा है उसको मिटाना है। कहाँ गया, यहाँ पे जो लिखा है उसको मिटाना है। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा है वो कैसे मिटलता है, यहीं से मिटलता है। ओके ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि आवेश को बढ़ाने पे विभव बढ़ता कैसे है। क्लियर है ये, और ये उसका एक परिभाषा, ये भी उसका एक परिभाषा। धारिता जो है विमाओं पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारिता के मात्रा की बात करते हैं बच्चा, विद्युत धारिता के मात्रा की बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। बहुत आसान है, देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है भाई, Q/V है। Q का ऐसा ही मात्रक, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम हो जाएगा। चलो कैपिटल से लिख दे, चलो यार कैपिटल नहीं लिखता, कंफ्यूज आओगे। कूलॉम हो जाएगा। वोल्ट के लिए क्या लिखेंगे आप, अरे विभव के लिए वोल्ट लिखेंगे। तो कूलॉम पर वोल्ट, कूलॉम पर वोल्ट अगर सिस्टम से देखा जाए, अगर तरीके से देखा जाए तो C = Q/V। Q का मात्रक है कूलॉम, V का मात्रक है वोल्ट, तो ये होना चाहिए। लेकिन सर माइकल फैराडे बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं भौतिकी में। देखो केवल भौतिकी में नहीं, आपका आज का दिया हुआ जो भी टेक्नोलॉजी है बच्चे, फैन या कूलर या आपका जो वॉशिंग मशीन है, आपका डायनेमो, आपका जनरेटर है, माइकल फैराडे का दिया हुआ है सब चीज़ें। तो माइकल फैराडे का बहुत ही अहम किरदार है आधुनिक जगत को बनाने में। तो उनको ही सम्मानित करने के लिए इस धारिता का जो मात्रक है क्या रख दिया गया है, फैराड। लिख देता हूं, ऐसा ही मात्रक क्या है बच्चा, ऐसा ही मात्रक है फैराड। फैराड क्या है बच्चा, फैराड। दिखाएंगे कैसे, कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से दिखाएंगे। ओके, तो धारिता का ऐसा ही मात्रक है फैराड। लेकिन देखिए ये फैराड जो है बहुत ही बड़ा मात्रक है। अगर मैं बोलता हूं कि इसकी धारिता 1 फैराड है, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 1 फैराड कितना ज्यादा को निरूपित करता है। 1 फैराड धारिता कितनी ज्यादा होती है, आगे अभी हम लोग समझेंगे कि जब आप बोल देते हैं कि इस चालक की धारिता 1 फैराड है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि 1 फैराड कितना ज्यादा हो जाता है। तो हम लोगों को अपने डेली दिनचर्या में धारिता को दिखाने के लिए छोटे छोटे मात्रकों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा माइक्रो फैराड। ओके, अच्छा इसको लिख के दिखाऊं, माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड। माइक्रो फैराड के बाद क्या आएगा, माइक्रो फैराड को दिखाएंगे आप ऐसे म्यू एफ से, और ये कितना होगा 10⁻⁻6 फैराड होगा। न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ती है आपको, 10⁻⁻6 फैराड। माइक्रो फैराड के बाद क्या आ जाएगा, नैनो फैराड, नैनो फैराड। और नैनो यानी कि कितना, देखो नैनो को हम लिखा देते हैं n, और ये f हो गया नैनो फैराड। ये हो जाएगा 10⁻⁻9 फैराड। उसके बाद हम यूज करते हैं पिको फैराड। ये वो साड़ी का पिको नहीं है ना, साड़ी का पिको करते हैं ना, साड़ी के फॉल फॉल का पिको करते हैं, वो पिको नहीं है, पिको फैराड। पिको फैराड कितना हो जाएगा बच्चा, इसको पीएफ लिख देते हैं। ये हो जाएगा 10⁻⁻12 फैराड। ठीक है, तो आप जब भी देखेंगे तो आपको माइक्रो, नैनो, पिको में मिलेगा आपकी धारिता। फैराड तक हम जा ही नहीं पाएंगे, अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं जा पाएंगे। तो ये हो गया उसका ऐसा ही मात्रक। और चलिए बात कर लेते हैं विमाओं की। विद्युत धारिता की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर्स। विमीय सूत्र की बात करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, देखो याद तो आप सभी को नहीं कर सकते, सभी विमीय सूत्र आप याद नहीं कर सकते, तो कर क्या सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं। C = Q/V। Q तो एक मूलभूत राशि नहीं है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, I × T लिख सकते हैं। I × T यही होता है ना। देखो यार I का फॉर्मूला होता है Q/T, पढ़ा है ना आपने, नहीं पढ़ा है तो चैप्टर 3 में पढ़ेंगे हम लोग। I = Q/T, तो Q = हो जाएगा I × T। ठीक है, तो चलो इसको स्मॉल t लिखता हूं फिलहाल के लिए। V क्या होता है, W/Q। W/Q एकांक आवेश को लाने में जो काम करना पड़ता है,
और अब आपको पता है कि किसका विमीय सूत्र क्या है। आई के लिए ए लिख देंगे, टाइम के लिए कैपिटल टी लिख देंगे, डब्ल्यू के लिए क्या लिखेंगे बच्चा, ml2 लिखेंगे, t-2 लिखेंगे, क्यू के लिए भी at लिखेंगे। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, सी का हो जाएगा, m ऊपर गया -1 हो गया, पहले m को निपटाइए, m -1 हो गया, l ऊपर गया -2 हो गया, t ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। लेकिन देखो पहले ये t और ये t ऊपर जाके t² हो गया, ये ऊपर जाके t4 हो गया और साथ में ये a² भी आ गया। तो ये हो जाएगा ढाईटा का विमीय सूत्र। तो आपको याद नहीं रखना है, आपको निकालने आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं ढाईटा की भौतिक सार्थकता, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस, ढाईटा की भौतिक सार्थकता। देखिए हमने देख लिया कि उसका आंकिक मान क्या है। आंकिक मान तो आवेश की उस मात्रा के बराबर है जो चालक के विभव को एकांक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि भाई इस चालक की ढाईटा इतनी है, इस चालक की ढाईटा इतनी है, तो चालक की ढाईटा से तात्पर्य क्या है? चालक की धारिता से तात्पर्य आवेश के संग्रह करने की क्षमता, संग्रह करने की क्षमता से है, करने की क्षमता से है। ओके, कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? ढाईटा का मतलब क्या है? कैपेसिटेंस, कैपेसिटी या फिर बोलिए एबिलिटी। जैसे कि हमारी भी कुछ एबिलिटी होती है, हम इतना चीज़ों को याद कर सकते हैं, हम इतना चीज़ों को याद कर सकते हैं, हम इतना चीज़ें खा सकते हैं। तो खाने की, आपके खाने की भी कोई कैपेसिटी है। अब ये तो नहीं है कि घर में जो है सब खा लोगे, तो आपके खाने की भी कैपेसिटी है। अलग अलग लोगों के खाने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। वैसे ही अलग अलग कंडक्टर, अलग अलग चालक की कैपेसिटी भी अलग होती है। तो ये कैपेसिटी किसकी कैपेसिटी है? यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई कैपेसिटी, कौन सी कैपेसिटी की बात हो रही है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की बात हो रही है। तो जब भी हम बोलते हैं कि इस चालक का कैपेसिटी इतना है, इस चालक का कैपेसिटी इतना है, या इस चालक का कैपेसिटी कम है, इस चालक का कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हम बताना ये चाहते हैं कि वो चालक कितना ज़्यादा या कितना कम आवेश को संग्रहित करके रख सकता है, कि स्टोर करके रख सकता है, बोलना चाहिए। ओके, इंग्लिश में लिख दूं क्या? ज़्यादा सही है। एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, आवेश को संग्रह करने की क्षमता जो है वही कहलाती है कैपेसिटी। भौतिक अर्थ ये है, पीछे जो आपने पढ़ा उसका आंकिक मान पढ़ा, उसका फॉर्मूला पढ़ा, जैसे कि आप पढ़ते हैं बल बराबर m×a। लेकिन भौतिक अर्थ आप जानते हैं, वह बाह्य कारक जो परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है, ये उसका आंकिक मान देगा आपको। वैसे ही पीछे जो फॉर्मूला है C=Q/V है ना, पीछे C=Q/V, यहां से उसको आपको उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। लेकिन भौतिक अर्थ क्या है बच्चा? भौतिक अर्थ है कि चालक, कोई भी चालक कितना ज्यादा आवेश को संग्रहित करके रख सकता है। अगर वो ज्यादा, अच्छा, आवेश को संग्रहित करके रख सकता है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर होगा। तो अगर किसी चालक की ढाईटा ज्यादा है मतलब वो ज्यादा आवेश को संग्रहित करके रख सकता है। अगर किसी चालक की ढाईटा कम है मतलब वो कम आवेश को संग्रहित करके रख पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कोई भी चालक में ये लिमिटेशन क्यों है? मतलब जैसे देखो, आपके खाने की क्षमता है, आप एक लिमिट तक ही खा पाते हो, क्योंकि आप बोलते हो आपका पेट भर गया है, तो आप उससे ज़्यादा नहीं खा पाते हो। लेकिन कोई भी चालक अनंत आवेशों का संग्रह करके क्यों नहीं रख सकता? कोई भी चालक अनंत आवेशों का संग्रह करके क्यों नहीं रख सकता? देखो समझते हैं क्यों नहीं रख सकता। देखिए, जब आप इस गिलास में या इस बर्तन में पानी डालेंगे तो एक वक्त के बाद क्या होने लगेगा? पानी ओवरफ्लो होने लगेगा। क्या बोलते हैं इसको? ओवरफ्लो होने लगेगा ना बच्चे। जैसे कि गिलास है, गिलास में पानी डालोगे तो यहां तक आएगा, उसके बाद पानी ओवरफ्लो होगा, आप डालते जाइए। वैसे ही जब आप किसी चालक को आवेश देते हैं, तो एक वक्त के बाद क्या होने लगता है?
आवेश का ओवरफ्लो होने लगता है। क्या होने लगेगा? आवेश का ओवरफ्लो होने लगेगा, जिसके लिए हम नाम देते हैं विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन होने लगता है, यानी कि आवेश जो है उस चालक से बाहर वातावरण में, वायुमंडल, देखो आवेश के बाहर जो भी है वो वायुमंडल है या वातावरण है, एयर है, आसपास क्या है? वायु है, एयर है। तो एक लिमिट के बाद जब मान लो कि चालक का पेट भर जाएगा, भाई हमसे तो अब ना हो पाएगा, हमारा फुल हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उस चालक से आवेश बाहर वातावरण में रिलीज होने लगेगा, जिसे हम कहते हैं विद्युत विसर्जन होने लगेगा। तो बात यह है कि ये कब होता है, इसके पीछे कंडीशन है। देखिएगा, जब हम बात करते हैं वायु की, जनरली आपका जो भी चालक होगा, जो भी कंडक्टर होगा, वायु में विद्यमान होगा। वायु के लिए जो परावैद्युत सामर्थ्य है, वायु एक, देखो वायु क्या है? वायु चालक है क्या? नहीं, वायु चालक नहीं है, वायु चालक नहीं है। वायु से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता, लेकिन एक लिमिट तक नहीं होता। वो लिमिट क्या है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं, आप ये सब चीजें जनरली पढ़ते नहीं हो। मेरा सवाल ये था, सिंपल सवाल था, और आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि कोई भी चालक कोई भी कंडक्टर अनलिमिटेड आवेश को संग्रहित करके क्यों नहीं रख सकता? तो मैंने ये बोला कि यार एक गिलास ले लीजिए, उस गिलास का अपना एक कोई फिक्स आयतन है, उसमें अगर पानी डालोगे उसके बाद उस पानी का क्या होने लगेगा? ओवरफ्लो होने लगेगा। वैसे ही किसी भी चालक का अपना कैपेसिटी है, एक लिमिट कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा आप चार्ज उसको देंगे, उस ढाईटा से ज़्यादा अगर आप उसको आवेश देंगे तो आवेश का क्या होने लगेगा बच्चा? ओवरफ्लो होने लगेगा, वो बाहरी वातावरण को जाने लगेगा, जिसे हम कहते हैं विद्युत विसर्जन होने लगेगा। क्यों होगा ऐसा? जनरली आपका वायु क्या है? जनरली क्या, वायु तो है ही है, क्या है? विद्युत रूप से अगर देखा जाए तो इंसुलेटर है। वायु भी एक परावैद्युत है, जिसका कि परावैद्युत 1 है। ओके, परावैद्युत अंक जानते हैं ना आप? ओके, तो अब देखिए, मैंने बोला कि वायु का परावैद्युत सामर्थ्य कितना है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। जरा ध्यान दीजिएगा, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। यानी कि अगर यहां पर देखो, ये तो कंडक्टर है, इसके आसपास एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, हवा के अणु होंगे, तो अगर इसके आसपास में विद्युत क्षेत्र इतना तक है, तब तो वायु जो है एज अ परावैद्युत, एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा। यानी तब तक, इस लिमिट तक, जब तक विद्युत क्षेत्र इतना तक है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, इसे ही कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। जहां तक कोई भी माध्यम अपने परावैद्युत गुण को धारण करके रख पाता है, मतलब एक बर्दाश्त करने की क्षमता होती है ना। वायु के भी आप परीक्षा ले रहे हो, वो कहा है ना, किसी मूवी का डायलॉग है कि किसी शख्स को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। तो यहाँ भी वही है, आप इसको आवेश दिए जा रहे थे, तो ये आवेश को धारण करके रखते जा रहा था, लेकिन आसपास की जो वायु है उसको भी लग रहा था यार कब तक उसी को देगा, कब तक उसी को दे रहा है, हमको कब मिलेगा, हमारे में से आवेश होकर कब प्रवाहित होगा। तो उसके लिए भगवान ने बोला बेटा यहां तक 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। जब तक इस चालक के आसपास का विद्युत क्षेत्र इतना तक है, इससे कम होगा चलेगा, यहां तक है, तब तक वायु बेटा तुम में से होकर आवेश का प्रवाह नहीं हो पाएगा। तब तक आपका जो परावैद्युत वाला गुण है, वायु का जो परावैद्युत गुण है आपका रहेगा गुण, मतलब आप इंसुलेटर ही रहोगे। लेकिन जब, अब जरा ध्यान दीजिएगा, टर्निंग पॉइंट क्या है? जब विद्युत क्षेत्र इससे ज्यादा हो जाएगा तो हो जाता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अंग्रेजी में ज्यादा सही लगता है, अंग्रेजी में समझिए। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा उस वायु का, यानी कि इसके बाद इससे ज्यादा अगर विद्युत क्षेत्र हो गया मेरे बच्चे, इससे ज्यादा अगर विद्युत क्षेत्र हो गया तो ये जो वायु है उससे भी होकर आवेश का प्रवाह होने लगेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या होने लगेगा? विद्युत विसर्जन होने लगेगा। और कहीं कहीं पे आपको कुछ कोरोनल डिस्चार्ज भी सुनने को मिलेगा। कोरोनल डिस्चार्ज, इसको हम लोग अच्छे से किसी और वीडियो में समझेंगे, सेपरेट वीडियो में। ओके,
तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि वायु का जो परावैद्युत वाला गुण है वो इससे ज्यादा विद्युत क्षेत्र पे खत्म हो जाता है। मैक्सिमम यहां तक 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर तक ये जो वायु है इसके आसपास वो क्या रहता है, परावैद्युत रहता है। इससे ज्यादा अगर विद्युत क्षेत्र हो गया, अच्छा, और जब आप इसको आवेश दोगे तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, आवेश दोगे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। आवेश देने से विद्युत क्षेत्र कैसे बढ़ेगा, जब आप आवेश देंगे विभव बढ़ेगा, और आपको मालूम है ना कि E = -dV/dr होता है, प्रूफ किया है इसको। आवेश दिया, विभव बढ़ा, विभव बढ़ा, विभव ग्रेडियंट बढ़ेगा, विभव प्रबलता बढ़ेगा, विभव प्रबलता बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, और विद्युत क्षेत्र बढ़ते बढ़ते अगर इससे पार पहुंच गया तो वायु बोलेगा बस कर, हम में से भी होकर आवेश को जाने दे। तो फिर उसके बाद क्या होने लगता है, इस चालक से आवेश का प्रवाह किधर की ओर होने लगेगा, वायु में भी होने लगेगा, जहां पे आपको स्पार्क देखने को मिलता है, चिंगारी देखने को मिलती है। क्लियर है ये? तो एक लिमिट से ज्यादा आप आवेश को किसी भी चालक को क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होने लगता है, विद्युत विसर्जन होने लगता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा आसपास के मीडियम का। वायु के लिए कितना है, ये है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, जिसे हम कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। यहां तक वायु जो है सह पाता है। चलो ठीक है यार, उसी को देने दो, देने दो, देने दो। अपना क्या है, अपन तो वैसे भी डाइलेक्ट्रिक है, अपन तो इंसुलेटर हैं, कुचालक है अपन तो। लेकिन यहां के बाद जब इसका विद्युत क्षेत्र जब इससे ज्यादा हो जाएगा तो वायु बोलेगा रहने दे बस, अब हमको भी प्रवाह करने दे। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक। देखिए हमने हेडिंग में 2 चीजें लिख रखी थी, एक तो विद्युत धारिता जो हमने समझ लिया है, और अब हम बात करते हैं किसी गोले चालक की धारिता, चालक की धारिता। ठीक है, चालक की धारिता क्या लिखने वाले हैं हम लोग, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बच्चे, इंग्लिश में बोलेंगे स्फेरिकल है ना। ओके, सो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। चलिए ठीक है, चलो मान लिया कि मेरे पास एक कैपिटल R रेडियस का वृत्त तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गोले की। तो हमारे पास कैपिटल R रेडियस का एक कुचालक या फिर इंसुलेटेड, आइसोलेटेड जो भी है बोल लीजिए आप, एक आइसोलेटेड विलगिट जिसको बोलते हैं, आइसोलेटेड जिसको हिंदी में हम विलगिट कहते हैं। तो O केंद्र और R रेडियस का एक हमारे पास गोला है, गोला, एक विलगिट गोला है, एक आइसोलेटेड गोला है। अब हम इसको आवेश देते हैं, Q आवेश देते हैं। ये आवेश उसके सतह पर चलिए एक समान रूप से वितरित हो गया। ओके, हो गया ना बच्चा, कितना आवेश दिया, Q आवेश दिया, ये Q आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो गया है। और आपको मालूम है कि किसी भी चालक का जो पृष्ठ होता है, किसी भी चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, किसी भी चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। यानी इस गोले चालक के पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विभव क्या होगा बच्चा, हर एक बिंदु पर पृष्ठ के हर एक बिंदु का विभव समान होगा। और कितना होगा तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप ये मान लीजिए कि जो आपने Q आवेश दिया है, जो उसके सतह पर समान रूप से फैल गया है, हम ये मान सकते हैं कि आवेश कहाँ पे है, उसके केंद्र पर केंद्रित है। हम ये मान सकते हैं कि गोले को जो भी आवेश दिया है उसके केंद्र पर केंद्रित है। तो इस आवेश से फिर कितने दूरी पर है, ये r दूरी पर है। तो विभव कितना हो जाएगा बच्चा, विभव हो जाएगा 1/4 πε0 और Q/r, यही तो फॉर्मूला है। आप ये मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा आवेश कहां पर है, इस गोले के केंद्र पर केंद्रित है। तो इस आवेश से फिर r दूरी पर ये पृष्ठ है, हर बिंदु जो है उतनी दूरी पर है। तो v = 1/4 πε0 Q/r हो जाएगा। और अभी आपको बताया गया है कि c = क्या होता है, Q/v होता है। सो c = कितना हो जाएगा, 1/, पहले तो Q ऊपर है, डिवाइडेड बाई 1/4 πε0 Q/r हो जाएगा। यहां से Q और Q कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा।
तो ऊपर गया तो क्या बचा, c इक्वल टू बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, c इक्वल टू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये है धारिता, किसकी धारिता है ये, गोले चालक की। स्फेरिकल कंडक्टर की धारिता कितनी है, कैपेसिटी ऑफ, अच्छा ये तो यहां पर है यार, टॉपिक यहां पे लिखा हुआ है, मैंने वहां बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने, ओके, गोली चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता कितनी आ गई, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया। तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। यानी कि गोली चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। लिख दें इसको, गोली चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो ग्राफ बनाएंगे अगर, तो कैसा बनेगा बच्चा, अगर ये r है, ये c है, तो ऐसा होगा। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, धारिता भी बढ़ेगा। ठीक है, सो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये है गोलीय चालक की धारिता। और चलिए एक सवाल, मैंने बताया था आपको कि धारिता का मात्रक है फैरेड, और जब हम बोलते हैं 1 फैरेड तो बहुत ज़्यादा धारिता हो जाता है। चलिए समझते हैं। चलो मान लिया कि एक गोली चालक है, उस गोली चालक की धारिता कितनी है, सवाल ये है कि, चलो आप समझ जाना कि सवाल क्या है। एक गोली चालक की धारिता अगर 1 फैरेड है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, सवाल लिखना पड़ेगा मुझे, आप लिख लीजिएगा, लिख देते, चलो लिख ही देते हैं यार। एक गोलीय, आप वीडियो फॉरवर्ड कर लीजिएगा, एक गोलीय चालक की धारिता 1 फैरेड है, उसकी त्रिज्या बताइए, उसकी त्रिज्या बताइए। तो बहुत आसान है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है ना। ठीक है, c कितना है, 1 फैरेड होना चाहिए, 1 फैरेड, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कितना होगा नहीं मालूम है आपको, लेकिन आपको ये मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है, ये तो मालूम है ना। इसको उल्टा कर दो ना बच्चा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कितना हो जाएगा, 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लीजिए, 9 × 10⁹ आ गया। ठीक है, r तो वही है, तो यहां से r कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹ मीटर। यानी कि बच्चा जरा ध्यान दो, यानी कि 1 फैरेड, अगर आपको चाहिए 1 फैरेड धारिता, तो गोले की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, गोले की त्रिज्या होनी चाहिए 9 × 10⁹ मीटर, 9 × 10⁹ मीटर। अभी आपको लग रहा होगा कौन सी बड़ी बात है, हो सकता है बच्चा जिस पृथ्वी पे आप रहते हो उसकी त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, बस जिस पृथ्वी पे आप रहते हैं उसकी त्रिज्या है 6400 किलोमीटर। तो अगर मीटर में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, देख लो, 6.400 × 10⁶ मीटर, बस। तो जिस पृथ्वी पे आप रह रहे हैं बच्चा, उसकी त्रिज्या है 6.4 × 10⁶ मीटर, पूरे पृथ्वी की त्रिज्या है इतनी। और अगर आपको 1 फैरेड वाला गोला चाहिए तो आपकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 9 × 10⁹ मीटर। अभी भी आपको डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन पहले ये तो समझ लो, ये जो पृथ्वी है इसकी धारिता भी 1 फैरेड नहीं होती है। चलो बताते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 × 10⁶ मीटर। चलिए इसका निकाल लेते हैं धारिता, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अर्थ, c इज इक्वल टू 1/10⁹। ठीक है, जरा देखिएगा रेडियस कितना है बच्चा, 6.4 × 10⁶ है।
अब इसको आप सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 711.11 माइक्रो फैरड मिलेगा बच्चा। समझो तो जरा, 711.11 माइक्रो फैरड। यानी कि पृथ्वी की धारिता कितनी है? ये जो अर्थ है, जो पृथ्वी है जिस पे आप रहते हो, इतना बड़ा गोला आपको लगता है, उसकी पूरी धारिता कितनी है? 711.11 माइक्रो फैरड है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि एक फैरड धारिता के लिए कितना होना चाहिए? त्रिज्या 9 × 10⁹ होना चाहिए। अब ये कितना बड़ा हो सकता है आप ये सोचिए। जो पृथ्वी है जिसकी रेडियस 6.4 × 10⁶ मीटर है, उसकी धारिता 711.11 माइक्रो फैरड है। पूरे पृथ्वी की धारिता इतनी है, तो पृथ्वी पे जो चीजें होंगी, क्या उसकी धारिता कभी 1 फैरड हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है। यानी कि जब भी आप धारिता देखेंगे, आपके पंखे में जो कंडेंसर लगा होगा, जो मोटर आता है उसमें जो कंडेंसर लगा होगा, कूलर के मोटर में जो कंडेंसर लगा होगा, उसमें देखिएगा उसमें कभी भी फैरड में बात नहीं होगी, माइक्रो में बात होगी, या फिर पीको में बात होगी, नैनो में बात होगी। तो अब आप समझ पाएंगे कि एक फैरड एक्चुअली में कितना बड़ा क्वांटिटी हो जाता है, कैपेसिटी, कितना ज्यादा कैपेसिटी हो जाता है। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि क्या होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, क्या होता है विद्युत धारिता, और आज हमने ये भी देखा है कि किसी गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारिता क्या है, गोलीय चालक की धारिता कितनी है। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी शंका, कोई भी डाउट है, कोई भी दुविधा है, तो बच्चा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको आपकी दुविधा का समाधान जरूर मिलेगा। चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।